या वेलकम एवरीवन टू द चैनल लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज अभिषेक। हम क्वांट की मैराथन सीरीज कर रहे थे और आज भी ये वीडियो टॉप के 20 क्वेश्चंस पे ही होने वाला है और अब तो 4 ही दिन बचे हैं एग्जाम को। और ये एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट्स को पता भी है। अगर आपको फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज हो या आपको कोई हेल्प चाहिए हो फॉर्म फिल करते टाइम, तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करो। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 11। यानी कि कोई एक 2 डिजिट नंबर है, लेट्स से मैं ए भी एज्यूम करता हूँ, ये दो इसकी डिजिट्स हैं, तो उन्हों दोनों डिजिट्स का सम कितना है, 11 के बराबर है। ए प्लस बी इक्वल में 11। इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स गेट्स रिवर्स। तो देखो अगर मैं ए बी में से जो नंबर है उसमें से अगर 45 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, वो किसके बराबर आता है, डिजिट्स आपस में क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। तो ए बी माइनस 45 किसके बराबर आएगा, बी ए के बराबर आएगा। तो देखो जब हम नंबर को ओपन करेंगे ऐसे ही करते हैं, ए बी एक 2 डिजिट नंबर है तो ऐसे ही करेंगे, 10 में बी, तो ओपन करते हैं इधर, तो 10 ए प्लस में बी माइनस 45 किसके बराबर आएगा, इधर 10 बी प्लस में ए आएगा। तो 45 उधर लेके जाते हैं, बी एंड ए इधर लेके आते हैं, तो ए इधर आएगा तो 9 है, बी इधर आएगा तो -9 भी किसके बराबर आ रहा है, 45 के बराबर आ रहा है। तो 9 कॉमन लूंगा तो a माइनस बी किसके बराबर है, 45 के इक्वल है। तो a माइनस बी किसके बराबर है, ये 9 45 से कैंसिल आउट 5 पे, तो a माइनस बी कितना आ रहा है, 5 आएगा। तो देखो एक इक्वेशन हमको पता ही था, a प्लस बी कितना है, 11 है। a माइनस बी अब कितना आ रहा है, 5 के इक्विवेलेंट आ रहा है, a माइनस बी इक्वल में 5। तो आपके पास क्या है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सोल्व करते हैं। दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा ये 2a इक्वल में 16। तो a की वैल्यू सोल्व करोगे तो 8 आ जाएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। तो नंबर क्या एज्यूम किया था हमने, a भी एज्यूम किया था, तो यानी कि a की वैल्यू 8 b की वैल्यू 3, तो नंबर क्या होगा हमारा 83। तो आंसर होगा हमारा 83। तो देखो ये तो क्या था, मेथड 1 जो हमने सिंपल इक्वेशन से सोल्व किया है। तो देखो अगर आपको डायरेक्ट थोड़ा सा फास्टली अगर इस क्वेश्चन को करना है तो क्या करो, 1 बाय 1 हम ऑप्शन से चले जाते हैं। इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स गेट्स रिवर्स, और दोनों डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 11। देखो ये 45 से वैसे ही छोटा आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 45 से माइनस करोगे तो नेगेटिव जाएगा। सेम ये वाला भी होगा, यानी कि ए एंड बी ऑप्शन तो क्या है, हमारे आंसर हो ही नहीं सकते। अगर मैं सी ऑप्शन पे आता हूँ 74, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 11। दोनों का सम कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, 7 + 4 11। इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर मैं इसमें से 45 सब्ट्रैक्ट करता हूँ कितना आएगा, -45, इधर 9 आएगा और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यानी कि 74 - 45 कितना आ रहा है, 29। लेकिन ये तो रिवर्स होना चाहिए था, 74 का कितना आता, 47, तो ये भी नहीं होगा आंसर। तो यानी कि आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। तो देखो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 8 + 3 भी 11 है, इसमें से मैं 45 माइनस करूंगा, कितना आएगा ये 38। तो 83 का रिवर्स कितना होगा, 38 होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम, डायरेक्ट ऑप्शन से 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन है द प्रेजेंट एज ऑफ मोनिका इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हर फादर। ठीक है, 6 years ago her age was 2/7 of the age of her father, find the present age of मोनिका। ठीक है, देखो एज वाले क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी आया था, कैसे करते हैं हम, टेबल बना के। तो एक मैं मोनिका, दूसरा उसके फादर के लिए कॉलम बना दूं। ठीक है, अब रोज में क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले प्रेजेंट एज। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। द प्रेजेंट एज ऑफ मोनिका इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हर फादर। देखो अगर मोनिका की एज उसके फादर से 1/3 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ फादर की एज 3 टाइम्स होगी मोनिका से। तो लेट्स से अगर मैं मोनिका की एज x एज्यूम करता हूँ, तो फादर की एज कितनी होगी, 3x होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 6 years ago, यानी कि 6 साल पहले, हर एज वॉज 2/7 ऑफ द एज ऑफ हर फादर, यानी कि वो 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो पीछे आते हैं, 6 years ago। तो देखो अगर
अगर प्रेजेंट एज मोनिका की x है तो 6 साल पहले कितनी होगी, -6 करेंगे तो 6 इयर्स एज पहले कितनी होगी, x -6 होगी। फादर की अगर आज 3x है तो 6 साल पहले कितनी रही होगी, 3x -6 रही होगी। तो अब कंडीशन लगाते हैं, 6 years ago her age was 2/7 of the age of her father। तो देखो जो मोनिका की एज है वो फादर के 2/7 ऑफ द एज होगी, 3x -6। तो इक्वेशन क्या बनी, तो ये वाली बनी है और इसको हम सोल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7x -42 ओपन करते हैं तो 6x -12, तो 6x इधर आएगा नेगेटिव x, 42 उधर जाएगा तो +42 -12 दैट इज 30। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 30 आ रही है, यानी कि मोनिका की प्रेजेंट एज कितनी है, 30 है। और यही क्वेश्चन में पूछा, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मोनिका। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। बट एजेस वाले क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है, अगर टेबल बना के करोगे तो इजीली सोल्व हो जाएंगे, वरना इक्वेशन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या गिवन है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20 and 30% परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, एल इंटू बी या एल इंटू डब्ल्यू। अब लेंथ कितने से इंक्रीज हुई है, 20% से इंक्रीज हो गई, और विड्थ कितने से इंक्रीज हुई है, 30% से इंक्रीज हो गई। देखो सक्सेसिव परसेंटेज में हम क्या करते हैं, लेट से कोई भी फॉर्मूला है, ए इक्वल में बी इंटू सी है। देखो बी और सी पे जो भी परसेंटेज चेंज होंगे उन दोनों का सक्सेसिव किस पे इंपैक्ट आएगा, सामने वाले पे आएगा, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो सेम ऐसा ही हो रहा है, एरिया किसके बराबर है, लेंथ इंटू विड्थ के बराबर है, यानी कि 20% इंक्रीज 30% इंक्रीज का जो भी सक्सेसिव होगा वो किस पे इंपैक्ट आएगा, एरिया पे इंपैक्ट आएगा। तो निकालते हैं 20% एंड 30% इंक्रीज का सक्सेसिव। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a प्लस ए बी बाय में 100। तो वैल्यू डालते हैं 20 प्लस में 30, 20 इंटू 30 डिवाइड बाई में 100। तो ये वाला पार्ट कितना आ रहा है, 50, 1 0 से 1 0, सेकंड 0 से सेकंड 0, 2 इंटू 3 कितना आएगा, 6। तो 50 प्लस 6 कितना आ रहा है हमारा, 56% इंक्रीज। तो यानी कि एरिया पे इंपैक्ट कितना आ रहा है, 56% इंक्रीज। बट यही ध्यान रखना है, कंसेप्ट यही है कि अगर कोई भी फॉर्मूला है इक्वल टू में उसके सामने वाले कुछ वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में जा रहे हैं, जैसे b इंटू सी है, तो b पे जो परसेंटेज चेंज है, c पे जो परसेंटेज चेंज है, उनका जो सक्सेसिव परसेंटेज होगा किस पे इंपैक्ट आएगा, वो सामने वाले पे इंपैक्ट आएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये वाला बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट वाले से। क्या है, if the price of an article is increased by 20% and sales decreased by 10%, what is the effect on the revenue। देखो रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू सेल, यही होता है रिवेन्यू कितना, यानी कि हमने कितनी क्वांटिटी सेल की, किस प्राइस में की, उसका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, हमारा रिवेन्यू के बराबर होता है। तो गिवन क्या है, प्राइस कितने से इंक्रीज हो गया, 20% से इंक्रीज हो गया, और सेल किससे डिक्रीज हो गई, 10% से डिक्रीज हो गई। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रिवेन्यू। तो देखो इन दोनों का जो भी सक्सेसिव होगा किस पे इंपैक्ट आएगा, इस पे इंपैक्ट आएगा। तो सोल्व करते हैं। फॉर्मूला लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा ये क्या था, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो देखो यहाँ पे a कितना है, 20 है, और b कितना आएगा, -10 आएगा। जब भी डिक्रीज होता है तो हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। तो अब लगाते हैं फॉर्मूला, 20 - 10 प्लस 20 इंटू -10 डिवाइड बाई में 100। तो 20 - 10 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 0 से 0, 0 से 0, और ये वाला पार्ट कितना आएगा, -2 आएगा, 2 इंटू -1। तो टोटल जब आप सोल्व करोगे कितना आ रहा है, 8% पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि 8% इंक्रीज है। तो रिवेन्यू पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, 8% इंक्रीज का इंपैक्ट आ रहा है। तो सेम सिमिलर वाला ही क्वेश्चन था, बट इसमें ये था एक हमारा नेगेटिव डिक्रीज हो रहा था, तो वो नेगेटिव साइन आपको लेके सोल्व करना है। तो रिवेन्यू आ रहा है 8% इंक्रीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो गिवन क्या है, मोहक सोल्ड 2 आर्टिकल एट द सेम प्राइस, वन एट 20% प्रॉफिट एंड वन एट 20% लॉस। देखो इस वाले क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, ना कि कॉस्ट प्राइस। अब काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते ही क्या मार्क कर देंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस।
देखो वो होता, लेकिन वो कब होता, जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेम होता, ना कि सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे क्या गिवन है, हमारा सेलिंग प्राइस सेम है। तो देखो अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो कैसे सोल्व करते। देखो काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक सेलिंग प्राइस को 100 एज्यूम कर लेते हैं दोनों का, और फिर वैल्यूज निकालने जाते हैं। फिर क्या होता है, वो कुछ फ्रैक्शंस में जाके उलझ जाते हैं। अब देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए तो है क्या हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर जितने परसेंट का प्रॉफिट है और उतने परसेंट का लॉस है, यानी कि 20% का प्रॉफिट है और 20% का ही लॉस हो रहा है और सेलिंग प्राइस सेम है, तो हमेशा क्या आता है इसमें, लॉस आता है, और वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वेयर बाय 100%, यानी कि जितने का प्रॉफिट है जितने का ही लॉस है। देखो अगर वो कुछ और होता, 20% प्रॉफिट 10% लॉस होता, तो उसको एक अलग वे में देखते, शायद वो नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐसा क्वेश्चन आपके आएगा। अभी शायद 4-5 दिन बचे भी हुए एग्जाम के, तो एक ना एक वीडियो में वो क्वेश्चन जरूर आ जाएगा आपके सामने। तो ही सोल्ड वन एट 20% प्रॉफिट एंड वन एट 20% लॉस। तो लॉस का परसेंटेज कितना आएगा, ए स्क्वायर बाय में 100, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ 20, तो 20 इंटू 20 बाय में 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0, तो 2 इंटू 2 कितना आया 4% लॉस। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, नोट ऑप्शन ए। तो बस यही देखना है, काफी सारे स्टूडेंट ऑप्शन ए मार्क कर देंगे क्वेश्चन को देखते ही, बट हमें ऐसा नहीं करना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर सेम गिवन है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, अगर कुछ और गिवन होता तो नेक्स्ट वीडियोस में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए। तो आगे चलते हैं भाई। इस वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज है, ये 16 की जगह 17 आएगा। अगर आप सोल्व कर रहे हो तो एक बार पॉज करके सोल्व कर लो। शुरू करते हैं। A shopkeeper mark up the price of an article by 30% and offers some discount to the customer and makes a profit 17%. Find the discount. देखो एक हमको पता है, जो मार्कअप परसेंटेज इंक्रीज आता है और जो डिस्काउंट परसेंटेज आता है उसका सक्सेसिव किसके बराबर होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के बराबर आता है, इन दोनों का सक्सेसिव। तो यानी कि देखो प्रॉफिट कितना परसेंट गिवन है हमको, 17% गिवन है, मार्कअप कितना गिवन है 30% गिवन है, और डी हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का सक्सेसिव किसके बराबर आना चाहिए, 17% के बराबर आना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई में 100 है, तो पुट करते हैं 30, डी की जगह अभी डिस्काउंट ले लेते हैं, प्लस में 30 इंटू डी डिवाइड बाई में 100, तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट, और ये 30 आएगा, 300 नहीं आएगा। तो 30 इधर आऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये -13 किसके बराबर आएगा, डी प्लस में 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आएगा 3d बाई में 10, तो 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, -130 इक्वल में 10d प्लस में 3d, तो 13d किसके बराबर हो गया हमारा, -130, तो d किसके बराबर आया, -130 डिवाइड बाई में 13, जो कि -10% आ रहा है। और डिस्काउंट क्या होता है, वो डिक्रीज हो रहा होता है, इसलिए नेगेटिव साइन है। तो आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी, डेट इज मेथड 1। तो ये तो क्या हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अगर हम सेकंड मेथड देखते हैं इसमें सेम, देखो आप क्या करो, कॉस्ट प्राइस को 100 एज्यूम कर लो, कॉस्ट प्राइस 100 होगा, कितना मार्कअप परसेंटेज गिवन है 30%, वो किस पे आता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस पे आता है। तो 100 पे 30% इंक्रीज करूंगा, कितना आएगा वो 130 के बराबर आएगा। एक और चीज गिवन है, ये 17 फिर से कर लेता हूं, प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन है, 17% गिवन है, तो वो भी किस पे आएगा, कॉस्ट प्राइस पे आएगा। तो यानी कि 100 पे मैं 17% इंक्रीज करूंगा, तो वो प्रॉफिट है, वो क्या आ जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब डायरेक्ट देखते हैं डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा ये जो हमारा मार्क प्राइस है इसी पे आएगा। तो मार्क प्राइस 130 से 117 हो गया, कितने का चेंज आ रहा है, -13, यानी कि 13 डिक्रीज हो रहा है। तो डिस्काउंट परसेंटेज हम डायरेक्ट देख लेते हैं, 13 का डिक्रीज किस पे, 130 पे इंटू 100, तो ये आपस में 10 पे कैंसिल आउट, 10 100 पे 10 पे कैंसिल आउट, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ गया हमारा, फिर से 10% आ गया। तो ये वाला मेथड थोड़ा सा इजी है, अगर आप सक्सेसिव से करना चाहते हो तो डेट्स ओके ऑल्सो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। What is the simple interest on a sum of 12,000 lent at 15% per annum for a period of 4 years? देखो अगर मैं टोटल इंटरेस्ट की बात करता हूँ,
एक साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट आ रहा है, 15% आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल 15 ही आएगा क्योंकि प्रिंसिपल सेम ही है, तो हर साल सेम आएगा, 15 आएगा, तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 15 इंटू 4, यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, 60%। तो अब निकाल लेते हैं टोटल इंटरेस्ट किसके बराबर आएगा, 60% ऑफ 12,000। तो सोल्व करते हैं, 60% के लिए 60/100, 12,000 इज ये आ गया, तो ये 20 से 20 कैंसिल, 60 इंटू 120 करोगे तो वो हमारा कितना आएगा, 70 to 100 आएगा, वो भी ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन है अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर इज ₹500 एंड द इंटरेस्ट सेकंड ईयर का कुछ इंटरेस्ट हमको गिवन है। तो मैं अगर इसको लिखता हूँ, 500 क्या है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट गिवन है, 600 क्या है, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट गिवन है, ठीक है। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक थर्ड ईयर का इंटरेस्ट करना है, जिसको मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ, एक्स एज्यूम कर लेता हूँ। अब देखो हम 3-4 क्वेश्चन ऐसे पीछे वाली वीडियो में कर चुके हैं। देखो जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और सेकंड ईयर के इंटरेस्ट में परसेंटेज चेंज आएगा, वो किसके बराबर होगा, वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होगा। तो दोनों में परसेंटेज चेंज निकालते हैं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। कितना चेंज आ रहा है इसमें, 500 से 600 हुआ है, 100 का चेंज है। किस पे चेंज आया है, 500 पे आया है, इंटू 100। तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट, 500 पे 20 पे कैंसिल होगा, तो रेट कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा 20% आ गया। तो यानी कि देखो हर साल जो इंटरेस्ट होगा वो 20% से इंक्रीज होगा। यहाँ पे 20% इंक्रीज हुआ है, तो थर्ड ईयर पे जाएंगे तो वो 600 पे 20% का इंक्रीज आएगा। तो निकालते हैं, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा, 600 पे 20% का इंक्रीज, और वो क्या होगा, 600 इंटू 1 + 20 बाय में 100 के इक्विवेलेंट आएगा। तो सोल्व करते हैं, 600, इसको जब आप सोल्व करोगे 6/5 आता है इसका फ्रैक्शन, फाइनल आंसर क्या आएगा, 720 आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो ये हो गया इसका मेथड 1। मेथड 2 भी देख लेते हैं, अगर थोड़ा सा फास्टली अगर आपको करना है तो। देखो एक गिवन था हमको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 500, सेकंड ईयर का कितना गिवन था 600, और थर्ड ईयर का हमको निकालना था, जो कि हमने क्या एज्यूम किया था, एक्स किया था। ये हम मेथड 1 में देख चुके हैं। अब देखो 500 से 600 पे कितने परसेंटेज का इंक्रीज है, आर परसेंटेज का है। 600 से एक्स पे भी कितने परसेंटेज का इंक्रीज आना है, एक्स परसेंटेज का इंक्रीज आना है। देखो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रेशियो कंपैरिजन करूंगा दोनों के। देखो 600/500 का जो रेशियो आएगा वो मैं इसके इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ, x बाय में 600 के इक्विवेलेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि 500 से भी 600 पे r परसेंट का इंक्रीज है, और यहाँ भी क्या आएगा, r परसेंटेज का इंक्रीज आएगा। तो सोल्व करते, 20 से 20 कैंसिल आउट, x किसके बराबर आ रहा है, 600 इंटू 6 डिवाइड बाय में 5। तो ये 5 600 पे 120 पे कैंसिल आउट, 120 इंटू 6 कितना आएगा, 720 आएगा, ऑप्शन सी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये क्वेश्चन जिस भी मेथड से करना हो दोनों ठीक है। देखो क्या गिवन है, द एवरेज ऑफ 3 इंटीजर इज 13 व्हेन ए नेचुरल नंबर ऑफ n इन इज इंक्लूडेड द एवरेज। यानी कि देखो अगर 3 नंबर का एवरेज कितना गिवन है, 13 है, तो टोटल सम ऑफ 3 नंबर्स कितना आएगा, एवरेज इनटू में नंबर्स कितना होगा, ये 39, यानी कि तीनों नंबर का सम कितना है, 39 है। अब वो क्या बोल रहा है, एक नेचुरल नंबर है n, उसको इंक्लूड कर दिया। जो अब देखो 4 नंबर हो गए, 3 पहले वाले और एक ये ऐड हो गया, तो इन 4 नंबर का जो एवरेज है वो क्या है, एक ओड इंटीजर है। इस पे ध्यान रखना, ओड इंटीजर गिवन है। तो देखो अगर मैं 4 नंबर का एवरेज निकालूंगा, वो कैसे निकालूंगा, 39 पहले 3 वालों का सम, एक जो नंबर आएगा n उसको ऐड करूंगा, और टोटल नंबर कितने हैं, 4, यही होगा एवरेज। और एवरेज क्या ध्यान रखना है हमको, ये क्या होगा, ओड इंटीजर होगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। देखो अगर हमें बिल्कुल लेमन से करना है तो हम क्या करते, पहले इसमें 1 पुट करते, 2 पुट करते, 3 पुट करते, 1 बाय 1 जाते नेचुरल नंबर से। जो सबसे पहले ओड इंटीजर दे देता एवरेज में, वो क्या होता, हमारा आंसर होता। बट हमारे पास क्या होंगे, एग्जाम में 4 ऑप्शन होंगे,
अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, n की वैल्यू पुट करके अपने इक्वेशन में देख लेते हैं कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। लेट्स से अगर मैं ए ऑप्शन को यहाँ पे रखता हूँ, 39 प्लस 3 होगा, 39 प्लस 3 42, वो तो 4 से कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा 42, तो आंसर क्या होगा, इंटीजर ही नहीं आएगा। अगर मैं 4 को पुट करता हूँ, 39 प्लस 4 42, 39 प्लस 4 43, वो भी 4 से कैंसिल आउट नहीं होगा, यानी कि इंटीजर तो आएगा ही नहीं। अब मैं 5 को पुट करता हूँ ऑप्शन सी को, क्या आएगा, 39 प्लस में 5 डिवाइड बाय में 4 कितना आ रहा है, 44 बाय में 4 कितना होगा, डेट इज 11। 11 क्या है हमारा, ओड इंटीजर है। ठीक है, ये आंसर हो सकता है, बट एक इससे छोटा नंबर है तो वो भी देख लेते हैं कि वो कहीं सेटिस्फाई ना कर रहा हो। तो ऑप्शन डी अगर मैं चेक करता हूँ तो कितना आएगा, 39 प्लस 1 डिवाइड बाय में 4, ये आएगा 40 बाय 4 डेट इज 10। अब भी क्या करेंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स इस वाले ऑप्शन को मार्क कर देंगे, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें बोला है जो एवरेज होगा वो ओड इंटीजर होगा, बट 10 क्या है हमारा, एक इवन इंटीजर है। तो आंसर क्या होगा, यही वाला 11 इज द स्मॉलेस्ट एवरेज, मिनिमम एवरेज आ रहा है। तो n की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, डेट इज ऑप्शन सी। तो बस मेन इसी का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, ओड इवन में कुछ क्वेश्चन में फंसाना ले आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B completes a work in 20 and 30 days respectively started। देखो गिवन है A 20 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट करता है, B 30 डेज में सेम काम को कंप्लीट करता है। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, इसमें वर्क डन एज्यूम करते थे, और वर्क डन किसके बराबर आता था, दोनों का एलसीएम। तो वर्क डन क्या आएगा, 20 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। अब स्पीड की बात करते थे, स्पीड ऑफ ए कितना आएगा, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, 60 वर्क किया 20 डेज में, तो 60 बाय में 20 कितना आएगा, ये 3 आएगा स्पीड ऑफ ए। तो ऐसे ही स्पीड ऑफ बी क्या आएगा, 60 30 डेज में कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब आगे कंडीशन देखते हैं क्वेश्चन में, ए स्टार्टेड द वर्क एंड बी जॉइंड हिम आफ्टर 5 डेज एंड दे कंप्लीटेड द वर्क, हाउ मेनी डेज डिड बी वर्क। ठीक है, देखो अगर ए ने वर्क स्टार्ट किया है और बी ने 5 दिन के बाद उसको ज्वाइन किया, तो मैं ये बोल सकता हूँ ए ने 5 दिन एक्स्ट्रा काम किया होगा बी से। ठीक है, देखो अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ बी ने एक्स डेज काम किया है, तो ए ने उससे 5 दिन ज्यादा किया होगा, क्योंकि 5 दिन पहले क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो ए 3 की स्पीड से करेगा, बी 2 की स्पीड से करेगा, और टोटल वर्क कितना होगा, 60 होगा। तो इक्वेशन बनाते हैं, x प्लस 5 की स्पीड से, x प्लस 5 डेज 3 की स्पीड से काम होगा, तो इतना आएगा। b क्या करेगा, x की स्पीड से 2 x डेज काम करेगा 2 की स्पीड से, तो यानी कि टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा a एंड b टुगेदर, और टोटल वर्क कितना होगा, 60 के बराबर। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 3x, ये 3 इंटू 5 15, प्लस में 2x किसके बराबर आएगा, 60 के इक्विवेलेंट आएगा। 3x प्लस 2x 5x प्लस में 15 इक्वल टू 60, ये 15 उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो 5x किसके बराबर है, 45। फर्दर सोल्व करोगे तो x कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और x को क्या एज्यूम किया था, यानी कि b ने कितने दिन काम किया है, और यही हमको फाइंड आउट करना था। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, डेट इज 9। तो देखो इसका ये क्या हो गया, मेथड 1, इसका भी एक मेथड 2 बनता है, वो भी देख लेते हैं। भाई ये तो हमने निकाल लिया था, ए 20 डेज में करता है, बी 30 डेज में करता है, टोटल वर्क डन कितना है, 60। स्पीड ऑफ ए 3 आई थी, स्पीड ऑफ बी कितनी आई थी, 2 आई थी, ये जो मेथड 1 में है। अब देखो ए स्टार्टेड द वर्क, बी जॉइंड हिम 5 डेज आफ्टर, यानी कि स्टार्टिंग के 5 डेज किसने काम किया, सिर्फ ए ने किया है। तो यानी कि मैं ये लिख देता हूँ, स्टार्टिंग के 5 डेज कौन काम कर रहा है, सिर्फ ए कर रहा है। किस स्पीड से कर रहा है, 3 की स्पीड से कर रहा है। कितना काम हो जाएगा, 3 की स्पीड से 5 डेज काम होगा, तो 15 यूनिट काम होगा। तो यानी कि टोटल वर्क जो 60 करना था, उसमें से 15 वर्क तो क्या हो गया, स्टार्टिंग के 5 डेज में कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो 15 वर्क कंप्लीट हो चुका है 60 में से, और बचा कितना हमारा वर्क, 60 माइनस 15, यानी कि 45 वर्क बचा हुआ है। अब 5 दिन के बाद बी ने भी क्या कर लिया, उसको ज्वाइन कर लिया। अब दोनों मिलके काम करेंगे, अब दोनों की टुगेदर स्पीड कितनी आएगी, 3 प्लस 2 5,
तो यानी कि दोनों की टुगेदर स्पीड हो गई 5 और आंसर ये यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, 9 डेज लगेंगे 45/5। तो यानी कि यहाँ पे 9 डेज टाइम लगा। तो देखो स्टार्टिंग के 5 डेज में कौन काम कर रहा था, सिर्फ ए वर्क कर रहा था, और बाद में 9 डेज में कौन काम कर रहे थे, ए एंड बी दोनों वर्क कर रहे थे। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मैनी डेज डिड बी वर्क। तो बी तो देखो सिर्फ लास्ट के 9 डेज में ही तो काम कर रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा 9 डेज का होगा कि बी 9 डेज वर्क कर रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 boys can complete a piece of work in 15 days in how many। देखो कल भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें क्या किया था, m1t2 इक्वल में m2t2 के बराबर किया था, बट इसमें थोड़ा सा चेंज किया आ गया, ट्वाइस ऑफ द प्रीवियस वर्क हमको गिवन है। उसमें सेम वर्क गिवन होता तो हम डायरेक्ट अभी क्या करते हैं, m1t1 इक्वल में m2t2। तो देखो इसमें क्या करते हैं, हम टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। देखो 16 बॉयज वर्क कर रहे हैं, कितने दिन कर रहे हैं, 15 डेज कर रहे हैं। अब बॉय की स्पीड को आप कुछ भी एज्यूम कर लो, यानी कि एक बॉय कितना काम करता है एक दिन में, आप 1 एज्यूम कर सकते हो या बी एज्यूम कर ले सकते हो, मैं बी एज्यूम कर रहा हूँ। तो यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया, एक पीस ऑफ वर्क में इतना आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं, वो 12 बॉयज डबल काम कर रहे हैं, यानी कि इसका डबल काम कर रहे हैं, कितना आएगा वो 2 इंटू 16 इंटू 15 इंटू बी, इसका डबल हो गया। कौन कर रहे हैं, 12 बॉयज कर रहे हैं, वो भी बी की स्पीड से ही करेंगे, और लेट से उनको लगते हैं एंड डेज जो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो 20 से तो बी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 12 से 16 कैंसिल आउट हो गया, किस पे 3 एंड 4 पे, 3 से 15 कैंसिल आउट होगा किस पे, 5 पे। तो एन सोल्व करते हैं, कितना आ रहा है, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 5 40, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 डेज। तो यानी कि 12 बॉयज को कितना टाइम लगेगा डबल काम करने में, 40 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इस वाले को। ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 5 एंड 7 इन अपोजिट डायरेक्शन। तो लेट से एक पर्सन है ए, वो अगर इधर मूव करता है किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर से, और एक ये दूसरा पर्सन है वो इधर मूव करता है किस स्पीड से, उसके अपोजिट में 7 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, देखो जब भी क्या होते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स अपोजिट में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या आती है, इन दोनों का एडिशन आती है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 5 + 7 दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि रिलेटिव स्पीड आ गई। अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, 0 है, क्योंकि सेम पॉइंट से शुरू किया। तो 3 घंटे बाद क्या होगा, यानी कि रिलेटिव स्पीड, यानी कि रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा हमारा, 12 की इनकी रिलेटिव स्पीड है, कितने की टाइम दिए गिवन है, 3 आवर्स सॉरी। तो 12 इंटू 3 कितना आएगा, 36 किलोमीटर, यानी कि 3 घंटे बाद वो कितने दूर होंगे, 36 किलोमीटर होंगे। आंसर इज ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गिवन है 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ दिस, यानी कि 2 ट्रेन की हमें लेंथ गिवन है, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। देखो अगर मैं इसको T1 अज्यूम करता हूँ, ट्रेन 1, और इसको अज्यूम कर रहा हूँ, लेट्स से ये दोनों आपस में क्या हो रही है, अपोजिट में मूव कर रही है, एक 27 की स्पीड से, एक 45 की स्पीड से। तो देखो अगर दोनों ट्रेन आपस में आ रही है बिल्कुल सेम एज लास्ट क्वेश्चन, तो यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या आती है, जब ऑब्जेक्ट अपोजिट में होते हैं तो दोनों का एडिशन आती है स्पीड का। तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, 27 + 45 कितना आएगा, 72 किलोमीटर पर आवर आ रही है इनकी रिलेटिव स्पीड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम इन विच दे क्रॉस ईच अदर, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगी। अब देखो एक तो T1 की लेंथ क्रॉस होगी और एक किसकी लेंथ क्रॉस होगी, ट्रेन 2 की लेंथ क्रॉस होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना क्रॉस होगा, लेंथ ऑफ दोनों की एडिशन। तो यानी कि एक तो 520 मीटर जो फर्स्ट वाले ट्रेन की लेंथ है, और सेकंड की कितनी है, 400 मीटर लेंथ है। ये वाली लेंथ क्या होगी, क्रॉस होगी, किस स्पीड से क्रॉस होगी, 72 किलोमीटर पर आवर से होगी। बट ध्यान क्या रखना है, देखो ये वाली चीज मीटर में गिवन है, स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, और टाइम किस में, सेकंड में। तो यानी कि स्पीड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 72 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में करता हूं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 1872 20
4 पे कैंसिल आउट होगा, 5 इंटू 4 कितना आएगा 20, स्पीड कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, टाइम किसके बराबर होगा जो हमारा रिक्वायर्ड है, दोनों की लेंथ और रिलेटिव स्पीड कितनी आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड। तो सोल्व कर दें, 520 प्लस 400 कितना आएगा 920 डिवाइड बाई 20, ये टाइम के बराबर है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 292 पे 46 पे कैंसिल आउट होगा, तो टाइम कितना आ गया हमारा 46 सेकंड, यानी कि दोनों ट्रेन आपस में 46 सेकंड में क्रॉस करेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 hours and 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 hours, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो, अगर मैं बोट की स्पीड को b एज्यूम कर रहा हूँ और स्ट्रीम या रिवर की स्पीड को मैं r एज्यूम कर रहा हूँ, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आती है, दोनों का डिफरेंस, और डाउनवर्ड की स्ट्रीम स्पीड क्या आती है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, स्पीड b प्लस r आती है। तो सोल्व करते हैं, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा, 8 घंटे लगे। तो यानी कि 40 किलोमीटर 8 घंटे लगे, तो स्पीड क्या आएगी मेरी, अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी, और वो किसके बराबर है, b माइनस r के बराबर है। सेकंड क्या गिवन है, 40 की स्पीड से 5 आवर्स लगे डाउनस्ट्रीम में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी, ये b प्लस r आएगी। तो देखो ये कितना आ रहा है, b माइनस r, यहाँ पे 40, ये 5 पे कैंसिल आउट, तो b माइनस r किसके बराबर है, 5 के बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन। ये यहाँ पे कितने पे कैंसिल आउट हो रहा है, 540 से 8 पे, तो b प्लस r की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, ये 8 के बराबर आ रही है, डेट इज सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशन आ गई, b माइनस r 5 है, b प्लस r कितना है 8 है, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, r फाइंड आउट करना है, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b 8 प्लस 5 13, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6.5 किलोमीटर पर आवर आएगी। अगर बोट की स्पीड 6.5 किलोमीटर पर आवर है, तो इस वाले में पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो रिवर की स्पीड कितनी आ जाएगी 1.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन बी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन है, फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद, दो उसकी जो छोटी वाली साइड से कितनी गिवन है, 12 एंड 16। अगर ये वाली 12 है, एक 16 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है, और पूछा गया है सर्कम रेडियस। अब देखो, यानी कि अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं, इन राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम रेडियस किसके बराबर आती है, वो यानी कि जो हाइपोटेन्यूज होता है हमारा, उसके हाफ के बराबर आती है। यानी कि मुझे अगर हाइपोटेन्यूज पता हो तो मैं सर्कम रेडियस निकाल सकता हूँ। तो यानी कि एक साइड 12 गिवन है, एक साइड 16 गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो यानी कि अगर मैं हाइपोटेन्यूज निकालता हूँ, किसके बराबर होगा वो, अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर, इन दोनों का सोल्व करते हैं, अंदर आएगा 144 प्लस में 256 इक्वल में अंडर रूट ऑफ 400, ये 20 आ जाएगा। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। सर्कम रेडियस किसके बराबर होगी, हाइपोटेन्यूज के हाफ के। तो यानी कि सर्कम रेडियस कितनी आएगी इसमें, हाइपोटेन्यूज 20 है, 20/2 डेट इज 10, तो आंसर क्या होगा 10 सेंटीमीटर सर्कम रेडियस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है क्वेश्चन में, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है, उसके जो एंगल्स है किस रेशियो में, 1:2:3 में है, और ट्रायंगल ABC बताना है, यानी कि इसमें से कौन सी ट्रायंगल होगी। अब देखो, यानी कि अगर एंगल्स का रेशियो गिवन है 1:2:3, यानी कि एक ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर आता है, और किस रेशियो में, 1:2:3 के रेशियो में, यानी कि एक एंगल कितना आएगा 1/6 ऑफ 180, यानी कि टोटल कितना है 1 + 2 + 3 6 है, तो 1/6 इंटू 180 आएगा। एक क्या आएगा 2/6 ऑफ 180 आएगा, और एक आएगा 3/6 ऑफ 180। तो ये सोल्व करो, कितना आ रहा है इधर 30, यानी कि एक एंगल 30 डिग्री आ रहा है,
इधर मैं सोल्व करूंगा तो ये आ रहा है 30, 30 इंटू 2 60 डिग्री आ रहा है, और इधर सोल्व करूंगा तो ये मेरा आ रहा है 90 डिग्री। यानी कि एक एंगल 30 डिग्री है, एक 60 है, और एक क्या है 90 डिग्री है। अब देखो ऑप्शंस पे आते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जिसमें सारे एंगल 90 से छोटे होते हैं, बट इसमें तो एक एंगल 90 का आ रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स बराबर होते हैं, सारी साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि ए बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ऑब्टूज में क्या होता है? एक एंगल डेफिनेटली 90 से ऊपर होगा, तो एक भी एंगल नहीं है इसमें तो 90 से ऊपर। तो अब बचा क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा और वो है भी, तो आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी, राइट एंगल ट्रायंगल। इजी क्वेश्चन था ये भी। गिवन है इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी कि एंगल्स ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल सी की वैल्यू कुछ गिवन है। लेट्स से क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं ABCD। ये ना, एंगल सी की वैल्यू कितनी गिवन है हमको? 100 डिग्री गिवन है, ठीक है। एंगल ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? लेट्स से अगर ए एंड बी आपस में सप्लीमेंट्री है, यानी कि दोनों एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री के बराबर है, तो एंगल ए प्लस में एंगल बी किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल सी हमको पता है, और फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड एंगल डी। अब देखो सबको पता है, यानी कि इन चारों, यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अंदर के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। तो अब निकालते हैं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर आएगा? 360 के बराबर आएगा। तो एंगल ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 180 डिग्री, यानी कि ये वाला पार्ट कितना हो गया? 180 डिग्री। एंगल सी हमको पता है कितना गिवन है? 100 डिग्री, और प्लस में एंगल डी किसके बराबर आएगा? 360 के बराबर आएगा। तो 180 प्लस 100 280 प्लस एंगल डी किसके बराबर? 360। तो एंगल डी किसके बराबर आएगा? 360 माइनस 280, और ये कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बट ध्यान ये रखना, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ए एंड बी अगर सप्लीमेंट्री है, यानी कि दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो गिवन है विच टर्म ऑफ द बिलो सीरीज, यानी कि एक सीरीज गिवन है, क्या है? 98, 91, 84 एंड 77। ये पूछा है इसकी कौन सी टर्म जीरो होगी। अब ये देखो सबको दिख रहा है, यानी कि 7 7 का डिक्रीज आ रहा है, यानी कि एक ये क्या है? एपी सीरीज है। अगर एपी सीरीज है तो एपी सीरीज की nth टर्म क्या होती है? a प्लस n माइनस 1d। ये कल भी आया था सेम क्वेश्चन। a क्या होगा? फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। तो यानी कि अगर मेरे को nth टर्म जीरो करनी है, यानी कि यही पूछा है ना कौन सी टर्म इसमें जीरो होगी, तो nth टर्म को मैं जीरो कर रहा हूँ। a यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है यहाँ पे? 98। n तो मेरे को निकालना ही है, यानी कि, और d कितना है? यानी कि 7 से डिक्रीज हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आएगा -7। तो सोल्व करते हैं। 98 -7 n माइनस माइनस इंटू माइनस 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 क्या होगा? +7। तो 7n इधर आएगा, इधर क्या बचेगा? 98 प्लस में 7 डेट इज 105। तो n कितना आएगा? 105 डिवाइड, ये 7 डिवाइड में तो कैंसिल आउट होगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 15। तो यानी कि 15th टर्म जो भी होगी इस सीरीज में वो क्या होगी? जीरो होगी। सिंपल एपी का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हम 2-3 कर भी चुके हैं लास्ट वाले वीडियोस में। देखो गिवन है हाउ मेनी ओड 5 डिजिट नंबर आर पॉसिबल यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिशन। यानी कि हमको क्या करना है? एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है, और सारे क्या नंबर होने चाहिए? ओड होने चाहिए, और कोई भी रिपीट नहीं होगा। अब देखो अगर मेरे को ओड बनाना है, तो यानी कि यूनिट डिजिट पे इनमें से या तो 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है, और 1 आ सकता है। 2 और 4 तो आ नहीं सकता। अगर मैं 2 और 4 लूंगा तो वो क्या हो जाएंगे? इवन नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 आएगा, 3 आएगा, या 5 आएगा, ठीक है। देखो यूनिट डिजिट के लिए कितने केसेस बने हैं? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखो लेट्स से हम फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट एक डिजिट को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। उसके बाद कितने डिजिट बची हमारे पास? 4 डिजिट बची, और वो चार चार प्लेसेस पे कितने वेज में आएंगी? 4 फैक्टोरियल वेज में आएंगी। तो यानी कि टोटल केसेस कितने होंगे? 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कितना होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 72 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। डेट इज आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या गिवन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड प्राइम नंबर इन ए थ्रो ऑफ डाइस। सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि एक डाइस को अगर मैं थ्रो करता हूँ, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आती है, 6 आती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और फेवरेबल अगर हमें निकालनी है, ओड प्राइम नंबर, कितने ओड प्राइम नंबर्स होते हैं, एक 3 होगा और एक 5 होगा, क्योंकि 2 तो क्या है, इवन प्राइम नंबर है, तो यानी कि 3 एंड 5 क्या होंगे, हमारे फेवरेबल होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यानी कि 2 आउटकम्स हैं, किसमें से, टोटल 6 में से, ये कैंसिल आउट होगा 1/3 पे। तो इजी क्वेश्चन था ये वाला शायद, और लास्ट क्वेश्चन भी आज का। यस, तो ये हमारा व्हाट्सएप चैनल का QR कोड है, फ्री क्विजीज आपको मिलती रहेंगी, अगर जो भी हमारे अपडेट्स होंगे आपके पास डायरेक्ट आते रहेंगे। ऑलरेडी 5000 प्लस स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। ये वही स्टार्टिंग वाला व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको सीमेट के सिलेबस के रिगार्डिंग अगर कोई इंक्वायरी हो, या इस वाली क्लास के अगर आपको पीपीटी या PDF चाहिए हो, तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।